जेईई मेंस 2026 के सेकंड अटेम्प्ट में अगर तुम कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाला हूं जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा अगर सब्जेक्ट नॉलेज नहीं भी है तो बेसिक कॉमन सेंस के थ्रू तुम उस क्वेश्चंस को यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। एक जनरल जो बोर्ड के लिए भी लेवल के लिए हम जो है पढ़ाई करते हैं ना, उसके बेसिस पे भी इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए 4 पार्ट लेके आ चुका था। अब जिन स्टूडेंट्स ने इन वीडियोस को चेक नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उनको जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर लेना। और यहाँ पे आज के जो हमारा वीडियो है उसके अंदर हम 21 जनवरी शिफ्ट 1 यानी कि अभी जो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आपका पेपर हुआ था उसी के यहाँ पे पीसीएम के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कैसे हम जो है बेसिक्स और क्लास 10 के नॉलेज के बेसिस पे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो इसी सीरीज के अंदर तो 1000 लाइक्स का अगर टारगेट पूरा होता है तो बहुत जल्द मैं वो वीडियो भी आपके लिए रिलीज कर दूंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा चुका है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर, है ना। तो इसमें आपका क्या दिया था, PbCl2 प्लस K2Cr4 दिस गिव्स A प्लस 2 KCl, और आपको यहाँ पे कई सारी जो है रिएक्शंस देके रखी है। अब मैं मान लेता हूँ कि आपने इनऑर्गेनिक में जो है ये पढ़ा ही नहीं, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या जो है क्या कंपाउंड बनेगा और क्या चीज है, लेकिन फिर से कॉमन सेंस के थ्रू ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, PbCl2 जो है K2Cr4 के साथ जो है यहाँ पे रिएक्ट कर रहा तो A प्लस 2 KCl बना, मतलब K के साथ जो है यहाँ पे Cl आयन आपका बना, है ना। मतलब K ने जो है यहाँ पे Cl आयन के साथ यहाँ पे बॉन्ड करा तो यहाँ पे KCl बना। तो अब बचा क्या, Pb और CrO4, मतलब कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो है हमारे आंसर के अंदर PbCrO4 दिखना चाहिए, जो कि सिर्फ C और D में दिख रहा है। तो A और B तो अपने जो है कैंसिल हो गए, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक रहती है कि जनरल कॉमन सेंस के थ्रू हमने जो है कुछ ऑप्शंस को जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। अब सी और डी में से भी हमें फाइनल आंसर चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड वाला कंपाउंड दोनों में सेम है तो उसको चेक करने की यहाँ पे जो है टेंशन मत लो। थर्ड वाले को अपन चेक करते हैं, यहाँ पे ये लिखा है और दूसरे में यहाँ पे ये लिखा है। इस रिएक्शन को भी अगर हम ध्यान से देखें, PbSO4 प्लस CH3 COO NH4, तो यहाँ पे आप देख रहे हो NH4 और SO4 जो है यहाँ पे मिला के कंपाउंड हमें बन गया। तो बचा क्या, Pb और CH3 COO, तो उसको ही रिलेटेड हमें कोई कंपाउंड यहाँ पे दिखना चाहिए। हम देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो चीज है, जबकि इसमें मिसिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा सही आंसर है, और आप जब चेक करोगे आंसर की तो यही हमारा सही आंसर था। तो इसे कहते हैं कॉमन सेंस की, जो हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज था वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन समझ में आ रहा था कि कंपाउंड्स बनते कैसे, उसी के बेसिस पे हमने कर लिया। हाँ, कंफ्यूजन अगर करने के लिए आपको यहाँ पे और ज्यादा ऑप्शन इस टाइप के दे रहे थे, तब हम जो है फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ और दिमाग में चीजें लगाते, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होता। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो है आंसर बहुत आराम से निकल आया। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अब इस टाइप के आप देखोगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ गए। स्टूडेंट्स बोल रहे थे ना केमिस्ट्री टफ आया था, लेकिन इस तरीके के कॉमन सेंस के थ्रू आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। यहां पे हाइड्रोकार्बन PC4H8 दिया है ऑन रिएक्शन विद HCl गिव्स एन optically active compound Q, C4H9Cl, which on reaction with ये gives R compound। फिर R on diazotization followed by hydrolysis gives S। अब भाई क्या क्या प्रोसेस इसके अंदर हो गई, हाइड्रोलिसिस, डायजोटाइजेशन, फिर आपका जो है यहाँ पे ऊपर भी 1 मोल ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन हुई थी। अब इतना सब अगर नहीं पता है कि क्या होगा, एक चीज जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली थी वो थी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड Q। Q हमारा क्या है, C4H9Cl जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का यहाँ पे क्या मतलब है कि उसके अंदर यहाँ पे कायरल कार्बन हमें जो है देखने को मिलेगा, ठीक है, कायरल कार्बन जो है हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बस Q पे हमें जो है नजर रखनी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, और यहाँ पे एक Cl है। तो कायरल कार्बन तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला कायरल कार्बन है तो यहाँ पे भाई 2 हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप लगे, तो ये कायरल कार्बन है ही नहीं इसके अंदर, तो इसको जो है हटा दो। दूसरा ये वाला चेक करो, यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो ये कार्बन जो है अपना क्या है, कायरल कार्बन, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक Cl, फिर एक ये ग्रुप और ये ग्रुप, चारों ग्रुप जो है आपस में यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये वाला हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके अंदर अगर हम चेक करें तो ये कार्बन नहीं हो सकता, यहाँ पे ये कार्बन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सेम आर्म्स जो है दोनों पे लगे। फिर यहाँ पे जो है कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर भी कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो ये भी कैंसिल। इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसके अंदर भी कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, लास्ट वाले में भी 2 हाइड्रोजन लगे, तो एक ही आंसर रहेगा विच इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, जबकि हमने सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बेसिस पे आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भाई सब चेक कर लेना, आपको लग रहा हो कि भाई मैंने खुद से उठा के क्वेश्चन दे दिए, सभी आपके पूछे गए थे 21 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर, खुद से आप पेपर जो है उठा के देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन P वर्सेस वॉल्यूम V रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन।
भाई अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क का बस इतना पता रहना चाहिए कि जो यहाँ पे पीवी वाले ग्राफ रहेंगे उसका एरिया होना चाहिए। और ये तो भाई बोर्ड के टाइम पे भी अपन देखते हैं और बहुत ही बेसिक चीज है। तो अगर ये भी पता था तो आपको सीधा सीधा क्लियरली दिख रहा होगा कि इसका जो एरिया यहाँ पे बाउंड हुआ है उतना किसी का भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से भी अगर अपन देखें तो इतना होगा, फिर इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि भाई अपोजिट डायरेक्शन में गया। ऐसे ही कर करके किसी में भी अपन को उतना मैक्सिमम नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द राइट आंसर। इस वाले केस में तो यहाँ पे सीधा आ रहा है, तो यहाँ तो जीरो ही हो गया वर्क, है ना। और इन केस में भी अपन को उतना ज्यादा मिल ही नहीं सकता जितना इस केस में वर्क डन हुआ है। तो सीधा सा जो है एरिया बेस्ड क्वेश्चन था, अपन ने बहुत इजीली कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब ए ने जो है, अगर हम ए कंपाउंड की बात करें तो H2PT डाला, तो वो इस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे ए जो है हमारा इनमें से कोई भी हो सकता है। अब एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि सबके अंदर यहाँ पे दो दो डबल बॉन्ड दिए, मतलब कि जैसे ये H2PT डलेगा तो ये डबल बॉन्ड जो है हट जाते। नहीं पता रिएक्शन तो अपन को ये देख के समझ में आ गया वो डबल बॉन्ड हट जाएंगे। तो इससे तो अपन को कोई यहाँ पे फायदा नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि भाई सब में डबल बॉन्ड हट रहे, तो कहीं भी रह सकते हो डबल बॉन्ड, तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसको ध्यान से देखो, KMnO4 जब यहाँ पे अपन ने हीट किया और KMnO4 डाला, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे COH और COH यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से जो है रिंग भी रहे और COH और COH बन जाए, वो सिर्फ इसके अंदर पॉसिबल है, क्योंकि बाकी इसमें जब भी यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेंगे तो हमारी रिंग्स यहाँ पे टूटती जाएगी, कभी भी अपने को ऐसा सिमेट्रिकल जो है प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है सही आंसर था, विच वाज ऑप्शन ए। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ ऑप्शंस देख के जो है मैंने यहाँ पे समझा प्रोसेस को, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या होगा रिएजेंट के थ्रू, पर वही कॉमन सेंस आपको जो है यूज करते हुए आना चाहिए और इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। आप दूसरी शिफ्ट के भी जो है क्वेश्चंस उठा के देखिए ना, तब आप जो है खुद यहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे कि कैसे ये टेक्निक और अच्छे से यहाँ पे वर्क कर सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड P ऑन ट्रीटमेंट विद aqueous ammonia अंडर हॉट कंडीशन फॉर्म्स कंपाउंड Q which on heating with Br2 and KOH forms compound R having molecular formula C6H7N। अब जब भी इस तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए, आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि भाई वो इतने, मतलब उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है भी कि नहीं, है ना। तो ये चीज अपन चेक कर सकते हैं। तो PQR तीनों बताने हैं, तो पहले R को ही चेक कर लो कि R इनमें से कौन सा जो है नहीं हो पा रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं मिथाइल एनिलीन की, तो एनिलीन जो है हमारा इस तरीके से हो जाता है भाई, मतलब इतने कॉमन, तो आपको नाम जो है यहाँ पे पता रहना चाहिए कि उनके जो है कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखेंगे। और 2 मिथाइल है, मतलब 1 2 यहाँ पे जो है CH3, ठीक है, इस तरीके से। और आपको नहीं भी समझ में आ रहा, आप यहाँ भी कहीं पे कर देते, चलो मान लिया आपको नॉमेनक्लेचर भी उतने अच्छे से नहीं आता, पर ये तो समझ में आ रहा है कि एक कार्बन और एक्स्ट्रा है, ये 6 कार्बन के अलावा, तो जबकि यहाँ पे तो 6 कार्बन बोले थे, पक्का ये ऑप्शन जो है अपना यहाँ पे कैंसिल हो गया। अगला यहाँ पे देखिए 4 मिथाइल एनिलीन, ये भी फिर कैंसिल हो जाएगा, कहीं और मिथाइल ग्रुप फिर से लग रहा है, तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा है। अब बचे क्या, एनिलीन और यहाँ पे बेंजाइमाइन, ठीक है ना, ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे भाई दोनों के अंदर हमें सीधा से समझ में आ रहा है 6 कार्बन तो होंगे ही, ठीक है, और दोनों के अंदर नाइट्रोजन है, एनिलीन में भी और एमाइन की वजह से यहाँ पे भी नाइट्रोजन अपन को जो है देखने को मिल रहा है। अब इन दो के बारे में फिर चेक कर लेते। तो यहाँ पे जस्ट इससे पिछले वाले में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विच ऑन हीटिंग विथ Br2 एंड KOH, एक कंपाउंड Q है जिसमें अपन ने जो है Br2 और यहाँ पे KOH के साथ जो है हीट करा है, तो वो R कंपाउंड यहाँ पे बना रहा है, जो कि अपना क्या है, C6H7N। अब Q यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो बेंजाइमाइड बोला है और फिनाइल इथेनामाइड बोला है। अब बेंजाइमाइड में अगर अपन देखें तो यहाँ पे सीधा सा जो है अपने को क्या समझ आ रहा है कि आपका जो है यहाँ पे ये बेंजीन रिंग हुई, ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे NH2, है ना, ये बेंजाइमाइड हो आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका हीट और ये कर रहे हैं, तो भाई एक कार्बन का यहाँ पे लॉस जो है चल जाएगा। लेकिन जब मैं फिनाइल इथेनामाइड की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो है C8 रहेगा, टोटल 8 जो है कार्बन यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे जो है भाई आपके 8 से 7 बनेंगे, सीधा 6 नहीं बन जाएंगे कार्बन। बस ये लॉजिक के थ्रू जो है अपन समझ सकते हैं कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को। तो इस तरीके से जो है भाई ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता कि डिग्रेडेशन जो है कार्बन का कैसे होता है। ऐसे जब कार्बन इंक्रीज होते हैं तो उस हिसाब से जो है आप सोचते हुए लॉजिक लगाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन और कॉमन सेंस यहाँ पे जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। और एक चीज समझो, इस तरीके से जो है स्मार्टली सोचना तुम्हें काफी सारी दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी जो है हेल्प कर सकता है, स्पेशली बिटसेट जैसी एग्जाम जिसमें पूरी चीजें जो है स्पीड बेस्ड रहती है, या फिर VIT EEE एग्जाम हो गई, तो इनके भी जो है फॉर्म अगर
तुमने भरे तो इस एग्जाम में भी तुम्हें स्मार्टली काफी सोचते हुए आना चाहिए। और ये सब चीजें जो है हमने हमारे बिटसाइट क्रैश कोर्स VIT क्रैश कोर्स के अंदर भी कवर करी है। तो तुम सिंपली हमारी जो है वेबसाइट www.10qchallenge.in पे विजिट कर सकते हो, और अगर बाकी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो कोर्सेस है ये इतने स्मार्ट तरीके से डिजाइन है कि डेफिनेटली तुम्हें तुम्हारी एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और अगर जेई के साथ एक स्ट्रॉन्ग बैकअप चाहिए तो इन एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला यहाँ पे देखते हैं, अब ये भाई मैथ्स का क्वेश्चन हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन यार देखो, क्लास 10th वाले भी स्टूडेंट्स, ICSE की बात कर रहा हूं, वो सब पढ़ लेते ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चंस। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कोसेक 10 डिग्री क्या हो जाएगा 1/sin 10 डिग्री। और भाई तुमने अगर बोर्ड लेवल भी पढ़ा होगा तो उसमें भी इस टाइप की चीजें पढ़ लेते हो। सेक 10 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 10 डिग्री। अब एलसीएम ले लो, cos 10 डिग्री माइनस जो है √3 sin 10 डिग्री, और नीचे हमारा क्या आ गया sin 10 डिग्री, और यहाँ पे क्या आ गया cos 10 डिग्री। और मैं बता दूं भाई जनवरी अटेम्प्ट में भी पूछे गए, 2025 के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी की शिफ्ट्स में ही पूछे जाएंगे इतने इजी वाले। अब देखो यहाँ पे तो एक क्लियरली दिख रहा है कि 2 इंटू साइन ए कॉस ए जो है अपन बना सकते हैं, वो क्या हो जाता है sin 2a। अब क्योंकि एक 2 मल्टीप्लाई किया है तो एक 2 बाहर कर दो, और एक काम करो यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे 2 ले लो, क्योंकि भाई 1/2 √3/2 ये भी स्टैंडर्ड एंगल्स है, और क्योंकि 2 वहां पे जो है डिनोमिनेटर मिल गया है तो एक बाहर भी अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मान लो क्या sin 30 डिग्री, इसको क्या मान लो यहाँ पे cos 30 डिग्री, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, यानी कि अपना जो है sin a माइनस b हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया sin 20 डिग्री, और नीचे भी क्या बन गया यहाँ पे sin 20 डिग्री। सीधी सी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज की है, तो 2 इंटू 2 हमारा कितना हो गया 4, और यहाँ पे जो है अपना सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तो भाई क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो इसमें तो भाई ऐसा कुछ मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन था, बहुत जनरल आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होनी थी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के जो है सही करना है। ये टाइप के क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो भाई फिर वैसे भी कट ऑफ नहीं क्लियर हो सकता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एस जो है आपको यहाँ पे ये देके रखा है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सच दैट 6 की पावर m प्लस 9 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इज p, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सच दैट m प्लस n इज अ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज q, देन p प्लस q इज इक्वल टू। देखो भाई अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो तो भाई थोड़ा सा बस अरिथमेटिक जनरल, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना नंबर थ्योरी रहती है, उसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नहीं तुम्हें बाइनोमियल पता, नहीं सब चीजें पता, कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये क्या बोला है कि m और n जो है वो अपने 1 से लेकर 50 तक हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें जो है एस सेट में से, एस सेट किसका कंप्राइज कर रहा है m और n का ही कंप्राइज कर रहा है। ऐसे उठाने की 6 की पावर m प्लस 9 की पावर n जो है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ये जो है आपका यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, क्योंकि एग्जैक्ट मल्टीपल अपन को मिलना चाहिए। अब एक चीज जो है सबसे पहले 6 की बात करता हूं, तुम 6 की पावर्स यहाँ पे चेक करो कि जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या चीजें होंगी। 6 की पावर 1 कितना हो गया 6 हो गया, 6 स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, 6 क्यूब अपना जो है कितना हो गया 216 हो गया। जब जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 1 रिमाइंडर मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि सब में ये 6 वाला जो है पार्ट कॉमन है। तो जब भी भाई 5 से यहाँ पे डिवाइड करूंगा 1 रिमाइंडर जो है मुझे यहाँ पे मिलने ही वाला है ना, 1 रिमाइंडर जो है सबके अंदर मिलने वाला है। तो इसका 1 रिमाइंडर जो है फिक्स हो गया है, इसका 1 रिमाइंडर यहाँ पे फिक्स हो गया है। और 9 की पावर n की भी बात कर लेते, क्योंकि अपने को बेसिक भाई 9 के भी जो है यहाँ पे पावर्स पता है। ये कितना हो गया 9, 9 स्क्वायर हमारा जो है कितना हो जाएगा 81, 9 क्यूब हमारा कितना हो गया 729। जब इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है। फिर इसको जो है 81 को अगर मैं डिवाइड बाय यहाँ पे 5 करूँ तो मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे जो है मुझे 1 मिल जाएगा। 729 को मैं डिवाइड बाय जो है 5 करूँ मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अब 9 की पावर 4 जो भी अपना नंबर रहेगा मत निकालो एग्जैक्ट, ये लेकिन दिख रहा है कि इंटू 9 जब करूंगा तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 मिलेगा फिर से। तो कहानी ऐसे ही हो जाएगी है ना, कि जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है, मतलब हर ऑल्टरनेट पावर पे मुझे रिमाइंडर 1 मिल रहा है। और यहाँ वाली जो अपनी ऑड वाली पावर्स है उस पे मुझे क्या रिमाइंडर मिल रहा है, उस पे मुझे 4 मिल रहा है, और इवन वाली पावर्स पे मुझे 1 मिल रहा है। अब खुद सोच के देखो, यहाँ पे तो अपना रिमाइंडर 1 फिक्स है, यहाँ पे अपना रिमाइंडर 1 फिक्स है, तो 1 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे जो है जब मैं डिवाइड बाय 5 करूं तो रिमाइंडर 0 मिले। तो भाई क्लियरली दिख रहा है 4, क्योंकि अगर 2 कर दोगे यहाँ पे जो अपना इवन में 1 मिल रहा है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/5 रिमाइंडर 2 ही मिलने वाला है। जबकि यहाँ पे 4 अगर ऐड करोगे, ठीक है 4 अगर जो है ये हो जाता है तो 1 + 4 5, 5/5 अपना रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो मतलब
क्या समझ में आया यहाँ पे कि हमें जो है सभी यहाँ पे ऑड पावर्स चाहिए पड़ेगी n के लिए, और m के लिए तो यही समझ में आ रहा है कोई भी पावर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो m जो है यहाँ पे टोटल कोई भी 50 एलिमेंट्स में से कुछ भी हो सकता है, और n हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, n हो यहाँ पे जो है सिर्फ 25 नंबर रहेंगे, क्योंकि हम सारे जो है सिर्फ ऑड वाले उठा सकते, तो 1 से लेकर 50 के बीच में 25 ऐसे रहते। अब यहाँ पे दोनों ही जब अपन यहाँ पे चूज कर रहे होंगे तो m इंटू n हमारा जो है कितना हो जाएगा 50 इंटू 25, मतलब कि 1250। चलो भाई पहला वाला क्वेश्चन हो गया, किसकी वैल्यू निकालनी थी, p की, तो p की तो वैल्यू अपन ने निकाल ली बिना कुछ बाइनोमियल यूज किए, सिंपल जनरल जो है लॉजिक लगाते हुए। लास्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या था कि m प्लस n जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए प्राइम नंबर्स का, ठीक है, m प्लस n जो है यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए किसका, प्राइम नंबर का। तो अब प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं, एक तो अपना 2 हो गया, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना है, यहाँ पे 4 है, ये अपन कंसिडरेशन में लेते हैं। 3 का जो है स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद 7, तो 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, 11 का स्क्वायर 121, तो भाई वो तो यहाँ पे बाहर चला गया, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स m और n उठाने, तो भाई m और n मैंने ज्यादा से ज्यादा 50 उठा सकता हूँ, उससे ज्यादा तो उठा नहीं सकता, 50 प्लस 50 100, तो वो तो उससे बाहर चला गया नंबर, तो वो अपन चूज नहीं करेंगे। अब ये 4 नंबर जो आपके यहाँ पे आए हैं, ठीक है, ये 4 नंबर आए, तो इसके लिए पूछा है कि m प्लस n जो है अपना यहाँ पे अगर 4 है तो टोटल m और n कितने होंगे, खुद सोच के देखो। तो n यहाँ पे मैं जो है 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, 4 नहीं डाल सकता हूँ, अगर 4 डाला तो m 0 आ जाएगा, जबकि m 0 हो नहीं सकता। तो यहाँ पे टोटल कितने मिल गए, 3 पेयर मिल गए। ऐसे ही जो है मैं अगर m प्लस n 9 लूँ तो मैं n जो है 1 से लेकर 8 डाल सकता हूँ, मतलब 8 पेयर मिल जाएंगे। तो जितने भी यहाँ पे नंबर दिए ना उसका एक एक कम करके जो है अपने को पेयर मिल जाएंगे। इसमें 3 मिल गए, इसमें 8 मिल गए, इसमें जो है अपने को 24 मिल गए, और इसमें 48 मिल गए, है ना। सिंपल से लॉजिक से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। 3 और 8 11, 11 और 24 अपना कितना हो जाएगा, 35, 35 और 48 यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 83, तो 83 और इसमें ऐड कर दो तो 3 और यहाँ पे 3 1, तो 1333 जो है दैट विल बी द राइट आंसर। कुछ यहाँ पे मेरे हिसाब से अपन ने जेई का सिलेबस तो यूज नहीं किया, शायद क्लास 9 10 का बच्चा भी इसको सॉल्व कर लेता, थोड़ा सा बस उसको सेट का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। समझो इस चीज को, कुछ इसमें ज्यादा मुश्किल था नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स यहाँ पे आपको बोला गया एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये देके रखे। भाई तुम्हें लग रहा होगा इसमें बहुत सारा कुछ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, नहीं, डायरेक्ट अगर जो है तुम्हें एलिप्स का यहाँ पे एरिया पता है जो कि क्या होता है, पाई ए बी होता है, ठीक है ना। सर्कल से याद रख लो भाई, सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर रहता है, तो इसको पाई आर इंटू आर बोल सकते हैं। अब एलिप्स के केस में भाई हमारी रेडियस जैसा तो कुछ रहती नहीं, एक मेजर एक्सिस एक माइनर एक्सिस रहती, तो एक आर को मेजर एक्सिस से बोल दो, एक को जो है माइनर एक्सिस से रिप्लेस कर दो, इसलिए भाई पाई ए बी जो है अपना फॉर्मूला देखने को मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। तो भाई यहाँ पे जो है जैसे ही तुमने एलिप्स बनाया, ठीक है ना, इसको डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे डिवाइड बाय 1, तो एक जो है मेजर एक्सेस हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेजर एक्सेस विल बी इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2, माइनर एक्सेस अपनी 1। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो मॉड x का ग्राफ है वो कैसा रहता है, ऐसा रहता है। समझ रहे हो ना इस चीज को, ये भी मेरे हिसाब से तुम्हें पता होगा। इसको 1 से जो है शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पे मेरा जो है मॉड x माइनस 1 बन जाएगा। तो मॉड x माइनस 1 कैसा हो गया, ऐसा हो गया, क्योंकि ये 1 वाला पॉइंट है तो इसको यहाँ पे टच कर रहा होगा। और जब 1 माइनस मॉड एक्स की बात करूं वो मेरा जो है ऐसा बन जाएगा। अब ये जो बीच का यहाँ पे एरिया है, ये बीच का एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये सिंपल जो है अपना फिगर ऐसा है कि इतनी जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 के बराबर है, क्योंकि इतना 1 और इतना 1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2। तो जब भी ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल रहता है जिसकी डायगोनल की लेंथ अपन को पता है, हमेशा याद रखना हाफ d1 d2 जो है उसका एरिया होता है। तो हाफ इंटू 2 इंटू 2 हमारा जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू 2, है ना। बेसिक जो है अपन ने यहाँ पे क्लास 9 10 में ऐसे एरिया पढ़ते हैं, और नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, तो यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, इससे ये वाली √2 आ जाएगी। और एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि ये स्क्वायर ही बन रहा है, क्लियरली दिख रहा है, तो √2 का स्क्वायर यहाँ पे कर लो, तो वो भी कितना आया, 2 के बराबर आया। तो भाई ये स्क्वायर का एरिया अपने को 2 मिल गया। और पूरे एलिप्स का यहाँ पे एरिया कितना था, पाई ए बी, यानी कि पाई इंटू आपका जो है 2 इंटू 1, तो पाई 2 पाई जो है अपना यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो 2 पाई में से जो है माइनस यहाँ पे क्या कर दो 2, तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस तरीके से भाई सॉल्व करना था, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। इसमें जो रीजन बाउंड किया उसके बाहर का रीजन और एलिप्स के अंदर होना चाहिए। तो ये येलो वाले पोर्शन को छोड़ के ये जितना रीजन आ रहा है ना वो हमारा सही आंसर था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया।
चलो अगला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अपन को निकालना है। अगेन भाई क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन, ये कोई गलत कैसे कर सकता है। देखो यहाँ पे भाई आपका बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मॉड x माइनस 1 का जो है अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो सेम बात है क्या, x माइनस 1 के स्क्वायर की, बस। तो मॉड x माइनस 1 को यहाँ पे क्या कर लो, t मान लो, तो ये बेसिकली हो गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज अगर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि t की एक वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 2 और t की एक वैल्यू हमारी आ रही है 3। तो t क्या था, मॉड x माइनस 1, तो मॉड x माइनस 1 हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि जब प्लस 2 के साथ अगर मैं खोलूंगा तो x कितना मिल जाएगा 3, और माइनस 2 के साथ खोलूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 1। ऐसे ही जो है यहाँ पे अगर मैं खोलने जाऊँ इसको इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो है हमारा कितना आएगा, प्लस के साथ खोलूँ तो 4, और अगर जो है माइनस के साथ खोलूँ तो यहाँ पे माइनस 2। ऐड करनी है सारी वैल्यूज जो भी रूट्स के आई है, तो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2 यहाँ पे कितना आ गया 4। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो अब भाई इतने इजी क्वेश्चंस भी मैथ्स में देखने को मिल रहे हैं, आपको ढूंढना आना चाहिए। और इसके अलावा कई सारे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके चैप्टर्स के थोड़े बहुत तो चीजें पता होगी। पीवाईक्यूज भी अगर जो है पिछले 2-3 सालों के देख के चले जाओ, कट ऑफ बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते, और कुछ क्वेश्चंस में तो ऐसे ही जो है थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके सॉल्व कर सकते हो। चलो अब यहाँ पे कंसिडर अ मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। इफ टी एज द डायमेंशन ऑफ टाइम टी देन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली। अब यार ये क्वेश्चन में भी भाई तुम्हें नहीं यूनिट डायमेंशन की बहुत ज्यादा कुछ चीजें पता है। एक चीज तो पता है कि मैं 5 kg की कोई चीज ले रहा हूं तो मैं उसको 5 मीटर के साथ ऐड नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना, दो अलग अलग डायमेंशन की चीजों को ऐड नहीं कर सकता। तो भाई यहाँ पे अगर जो है h यानी कि हाइट ऐड हो रही है आपके bt के साथ, तो दोनों की जो यहाँ पे यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो h इज इक्वल टू bt हो गया, यानी कि ये टाइम है, ये आपका जो है यहाँ पे आपका लेंथ हो गया, तो एल टी माइनस 1 क्या हो जाएगा, बी के बराबर। ऑप्शंस में चेक कर लो किस किस में, इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शंस अपने क्या होगा, एलिमिनेट। लो भाई इतनी सी स्टेप में अपन ने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब इसमें और इसमें आंसर सही होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे लगा दो कि P इज इक्वल टू जो है हमारा मतलब प्रेशर की जो यूनिट है वो A बाय बी टी स्क्वायर के बराबर रहनी चाहिए। अब इसके अंदर भी जो है B का ये डालने से अच्छा थोड़ा सा ये सोच के देखो, BT जो है H के ही बराबर है, तो उठा के इसके अंदर डाल दो। इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा H इंटू टी भी लिख सकते हैं। और ये क्या है ऊपर आपका, ये आपका जो है A का ही हमें निकालना है, तो A का यहाँ पे वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, प्रेशर इंटू हाइट इंटू जो है टाइम कर दो। अब प्रेशर अपन ने जो है यहाँ पे शायद क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और यहाँ पे इंटू हाइट इंटू टाइम। अब एरिया में जो है एक लेंथ रहता है यहाँ पे और एक ब्रेड्थ रहता है, तो वो लेंथ या ब्रेड्थ को किसी एक को h से जो है अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बस एक क्वांटिटी l वाली रह जाएगी और ये वाला जो है अपना टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब फोर्स हमारा जो है बेसिक से अगर डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये l हो जा रहा है और इंटू यहाँ पे टाइम, तो ये l का आंसर mt माइनस 1 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। इस तरीके से यार आपको सॉल्व करना था, यूनिट एंड डायमेंशन के तो क्वेश्चंस छूटने नहीं चाहिए। अब ये नेक्स्ट देख लो, पोटेंशियल एनर्जी का जो है वर्सेस डिस्टेंस इज गिवन बाय द ग्राफ, रैंक वेरियस रीजन एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो। यार अब ये वाले इसमें जो है बस एक चीज आपको यहाँ पे पता अगर है कि F जो है हमारा क्या रहता है, माइनस dv अपॉन dx रहता है, बस इसी के बेसिस पे करना था, कुछ सॉल्व नहीं करना था। कई स्टूडेंट्स इसमें सॉल्व करने जाएंगे, अरे भाई आप तो देख के बता सकते हो AB का स्लोप ज्यादा है कि BC का, इसका स्लोप ज्यादा है ना भाई, ये क्योंकि ज्यादा यहाँ पे स्लैंट हो रहा है, जैसे जैसे 90 डिग्री के पास जाएगा यहाँ पे स्लोप अपना बढ़ता जाएगा, तो BC का सबसे ज्यादा स्लोप रहेगा। ऑप्शन में अगर देखें तो ये और ये ऑप्शन तो कैंसिल, क्योंकि इसी में BC के ज्यादा है। फिर किसका स्लोप ज्यादा रहेगा, अब CD और DE की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भाई CD का तो 0 है, मतलब CD अपना जो है लास्ट में होना चाहिए, है ना, क्योंकि एकदम स्लांट है, तो वो एक ही ऑप्शन में दिया, सीधा ऑप्शन ए टिक करो, बीच का अपन को चेक भी करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन हम कैसे छोड़ के आ सकते हैं एग्जाम में, आ रही है चीज समझ में। तो मेरे हिसाब से ये सेशन सभी के लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहा होगा। अगर पार्ट 6 चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।